નમસ્કાર, વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું અન્વી। નરેન્દ્ર મોદી સરકારમાં આ ત્રીજી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક થઈ છે, પણ આ વખતની સ્ટ્રાઇક એટલા માટે ખાસ છે કેમ કે 1971ની જંગના 48 વર્ષ બાદ પહેલીવાર પાકિસ્તાનના ઘરમાં ઘૂસીને એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે। પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા વિસ્તારમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો તો વાયુસેનાના 12 મિરાજ 2000 વિમાનોએ આશરે 21 મિનિટમાં એર સ્ટ્રાઇકને અંજામ આપીને બાલાકોટમાં ચાલતા જૈશના સૌથી મોટા કેમ્પ પર હુમલો કરી આતંકવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવી દીધો। આ પહેલા 28-29 સપ્ટેમ્બર 2016ના પીઓકેમાં સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરાઈ હતી તો ભારતીય સેનાએ આતંકીઓના કેમ્પોને ઉડાવી દીધા હતા। સેનાએ આ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી અને આતંકીઓએ ઉરીમાં કરેલા હુમલાનો જવાબ આપ્યો। આ પહેલા 9મી જૂન 2015ના રોજ પહેલીવાર મ્યાનમારની સરહદને અડીને આવેલા ચાંદિલમાં સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી તો 4 જૂને એનએસએના ઉગ્રવાદીઓએ મણિપુરમાં સેનાના કાફલા ઉપર હુમલો કરીને 18 જવાનોની હત્યા કરી નાખી હતી। 72 સ્પેશિયલ કમાન્ડોએ મ્યાનમારમાં ઘૂસી ઉગ્રવાદીઓને ઠાર મારવાની સાથે તેમના કેમ્પોને તબાહ કરી નાખ્યા હતા। તો આ ત્રીજી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કહી શકાય નરેન્દ્ર મોદીના શાસનમાં। 26 ફેબ્રુઆરીએ ત્યારબાદ પીઓકેમાં સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને ત્યારબાદ મ્યાનમારમાં સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી। 3 દ્રશ્યો આપના ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો। તો ભારતીય વાયુસેનાએ જે રીતે એર સ્ટ્રાઇક કરી છે અને આતંકવાદીઓના જે પણ ચોકીઓ હતી તેને તબાહ કરી નાખી છે, આજ અંગે વાત કરીશું। આપણી સાથે મિસ્ટર ભટ્ટી જોડાયેલા છે અને સાથે સહયોગી मानसी પણ છે। भट्टी साहब, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 उसको कहा जाता है, सेना को पूरी छूट दी गई और सेना ने जिस तरह से ये कार्रवाई की है, क्या कहेंगे आप? सेना को जो छूट दी गई थी वो ये छूट थी कि आप अपना जो एम जो है पाकिस्तान को ये बताना कि हम फ्यूचर में ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत जोर से चपटा पड़ेगा, और ये कह करके छोड़ दिया गया था कि आप प्लानिंग करो, डिसाइड करो, और तीनों की जॉइंट प्लानिंग की गई, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, और उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव रखे होंगे। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, और उस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर कहें या डिफेंस मैनेजमेंट कमेटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है 5 मिनिस्टर्स की, उसके सामने रखा गया। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि एयर स्ट्राइक जो है इसको इस दफ़ा यूज़ किया जाए, क्योंकि एयर स्ट्राइक एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है। अगर इसको ठीक तरह से किया जाए, सर्वेलेंस इंटेलिजेंस 100% ठीक हो, और दुश्मन के जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उनको ठीक टाइम के ऊपर जैमिंग किया जा सके, तो इसके सक्सेस के चांस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, ये सिलेक्शन के बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला गो हेड, नो प्लान एंड डिटेल। ये डिटेल प्लानिंग में टारगेट का चुनाव किया गया। टारगेट बहुत अच्छी तरह से चुना गया। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चुना गया। हम उसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। पाकिस्तान कहता है उनका हिस्सा है, लेकिन हम उसको नहीं मानते इंटरनेशनली। नंबर 1। नंबर 2, इसकी वजह से वहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो एक सीज फायर लाइन है, एक लाइन ना उल्लंघना की एक एग्रीमेंट है दोनों का हुआ, और उसको क्रॉस किया। और थर्ड इसकी बेखूबी बात यह है कि एक आइसोलेटेड टारगेट हैं जो जंगलों में हैं, उनके आसपास कोई सिविलियन पॉपुलेशन नहीं है, तो हमने सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर अटैक नहीं किया, उनकी आर्मी के डिफेंसेस के ऊपर अटैक नहीं किया, एक प्योर नॉन मिलिट्री टारगेट है उसके ऊपर किया। इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म से हम बहुत सेफ हैं, और इसके लिए हमने पाकिस्तान को एक चांस भी दिया थ्रू इंटरनेशनल प्रेशर
कि इसमें से बाहर कैसे निकलना है। मेरे को लगता है कि पाकिस्तान उसी सिस्टम में आके निकल जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी ये डिनाई कर दिया गया है उनसे कि ये टारगेट पे गोले नहीं गिरे। जब ये अटैक आया हमने उसके ऊपर काउंटर फ्लाइट उठाए, उनसे डर करके इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन आए थे उन्होंने बम अपने जो लाए थे वो छोड़ दिए, वो जंगलों में गिरे। हमारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कोई आदमी नहीं मरा। मैं समझता हूँ ये एक पहली उनकी ये है और शायद उनका रिएक्शन बातों बातों में इधर उधर से रह जाएगा और हमारी ये एक टाइप की विक्ट्री होगी। मैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्म फोर्सेस को एक पब्लिक की ओर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सक्सेस का बहुत ज़्यादा ढोलक नहीं बचाना, पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश मत करना, वो अपने आप ही हो गया है, उसको ठंडा होने दीजिए। थैंक यू। बिल्कुल 21 मिनट 12 मिराज 1000 किलो बम और 300 आतंकी ढेर। अब ये जो परिस्थिति ये जो हुई है, पाकिस्तान चुप बैठने वालों में से नहीं है, पाकिस्तान भी अपनी ताकत दिखाएगा। पाकिस्तान के पास कौन कौन से रास्ते हैं? देखिए जो ताकत दिखानी है वो एक्सपेक्टेड है। उनके लिए पहला रास्ता तो यही होगा कि वो एक एयर अटैक ही चुने। बिल्कुल एयर अटैक उनको चुनना है तो कहाँ चुने? वो हमारे कश्मीर में चुने या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करें, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर उससे को कम टारगेट चुनते हैं, वो है जैसे आए दिन लगा रहता है उधर से बहुत सारी आर्टिलरी का फायर करें और हम भी उसको जवाब दे दें। वो सुबह शुरू होता है शाम तक ख़त्म हो जाता है, 2 दिन ख़त्म हो जाता है। दूसरा उनके लिए ये अल्टरनेटिव है। तीसरा अल्टरनेटिव है वो एक आउटराइट सुसाइडल वॉर डिक्लेयर कर दें और हमारे एयरपोर्ट्स जो भी हैं, एयर बेसेस, उनके ऊपर अटैक करें जैसे उन्होंने 1971 में किया था, जब वो ईस्ट में प्रेशर में आए थे और हमारी फौजें ढाका तक पहुंचने वाली थी, तो उन्होंने हमारे एयर फील्ड जो थे जैसलमेर, पठानकोट, अमृतसर, उनके ऊपर यक तरफा एक ही साइड से उन्होंने 4 दिसंबर को वहां पर अटैक किया था और वो हमें उन्होंने चांस दे दिया था। 4 दिसंबर रात को ही हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस गए थे। उसका मतलब होगा ओपन वॉर इज डिक्लेयर्ड। ये उनको चांस लेना है, क्या उनकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। मैं समझता हूं ये कैपेबिलिटी उनकी नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं, हम पूरे अलर्ट हैं। अभी अभी आपने खबर सुनी सुबह कि उनका एक ड्रोन बिल्कुल ये देखने के लिए, ये सर्वेलेंस करने के लिए हमारे एयरपोर्ट्स भुज, नलिया के आसपास उड़ान भर रहा था ताकि देखा जाए हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। उसको उड़ा दिया गया। बिल्कुल माहौल कैसा है यहाँ का? हमारा सिस्टम जो है वो सेट है। पाकिस्तान का अपना माहौल जो है वो बिगड़ता नजर आता है। अब तो उनकी संसद में भी पाकिस्तान इमरान खान के मुर्दाबाद के नारे लग रहे। एक वो जो चीज खड़ी हुई है, ये एक हमारे लिए अच्छी चीज है। पाकिस्तान के लिए वो पब्लिक की एक टाइप ऑफ ओपिनियन है। कभी आपने गलती कर ली है, यू आर इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस थिंग, ये गलती मत करना। उन्हीं के लोगों ने बोला है। 2 दिन पहले ये मुशर्रफ ने भी ये वार्निंग दी थी कि गलती मत कर बैठना, लेकिन उसको हमने सरप्राइज कर दिया। हमने उनको गलती करने का मौका ही नहीं दिया। मतलब कि पाकिस्तान को पता था कि भारत कोई ठोस कार्यवाही करने वाला है, क्योंकि इमरान खान ने जब मीडिया के सामने बोला था उनकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखाई देती थी, वो झुंझलाए हुए थे। यस, वो क्यों झुंझलाए हुए थे? उनके सबको क्यों फिक्र था? उनके जो सपोर्टिंग नेशंस हैं यूएसए और चाइना, बिल्कुल यूएसए ने उनको सीधी बात करके उनका एक मिनिस्टर पाकिस्तान में भेज के, जो इंडिया में भी आया था, उनको बता दिया था कि ठंडे रहना, बिल्कुल हम प्रॉपर 100% आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और हमें ये एक लगता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा।
वो सिर्फ लगता ही नहीं था, हमने एक इंडिकेशन दी थी कि हम करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो एक सीक्रेट मिशन होते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते। उसके बाद मेरी समझ के मुताबिक ये इंटरनेशनली भी डिस्कस हुआ। उसमें यूरोपियन यूनियन जिसका लीडर एंटी पाकिस्तान लीडिंग का काम कर रहा है वो फ्रांस है, हमारा दोस्त। फ्रांस ने ओपन उनको चैलेंज किया, यूरोपियन यूनियन ने उसके पीछे आकर के पाकिस्तान को एक वार्निंग भेजी, वो कल ही भेजी, भाई आप अपने आप को आतंकवादी सिस्टम को संभालो, नहीं तो कुछ बर्बादी हो जाएगी। आप एक ये भी चीज नोट कीजिए, पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला, उनकी सपोर्ट में खड़े नहीं हुए। चाहे जब हम उनसे बात की कि आप अजहर को वहाँ पर बंद करने के लिए यूएनओ में उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए हमारी सपोर्ट करेंगे, उन्होंने ना कर दी। वो हाँ नहीं कर सकते थे, उनकी मजबूरी है। लेकिन उनको भी दिखाया गया कि ये टेररिज्म जो है ये रुकेगा नहीं जब तक हम सब लोग इकट्ठे होके। एक मोदी जी ने नारा दिया था सिर्फ 2 दिन पहले, आपको याद होगा उन्होंने क्या बोला था, अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है कि एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशन है मैं लीड करूं तो मैं तैयार हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक दुनिया को लीड दी है इन्होंने और इफेक्टिव लीड दी है। थैंक यू। छूट तो उन्होंने दे ही दी थी, बौखलाहट सी थी। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके 7 दिन बाद जो उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी, उसके बाद उनके जो प्रतिक्रिया है और उन्होंने बोला कि शांति की अपील करता हुआ, और बॉर्डर पर भी पाकिस्तान उनकी जो नापाक हरकत है वो छोड़ता ही नहीं है। सुबह देख के उठो तो बॉर्डर पर भी फिर भी पाकिस्तान एलओसी भंग करता है। हमेशा भारतीय सेना के जो जवान होते वो तैयार तो होते ही है। वो ठीक बात कहते हैं आप। एक उनकी स्टेट पॉलिसी थी आज तक जो है, उसको वो बोलते हैं प्रॉक्सी वार जी, या उसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी वार, या बोलते हैं एक स्लो ब्लीडिंग। उन्होंने ये अख्तियार किया था ये चीज़ 1971 की डिफीट के बाद। उसको वो दोहराते गए। पहले पंजाब में दोहराया उन्होंने 84 में, और उसमें पूरी कोशिश की, उसको हमने डिफीट किया, बहुत हमने सफ़र भी किया इंटरनली, लेकिन पब्लिक खड़ी हो गई, उनके साथ नहीं मिला, तो वो डिफीट उनको होना ही पड़ा। फिर उन्होंने जो कश्मीर है वो थोड़ा मोर उनके साथ ज़्यादा वो है, एक रिलीजन के हिसाब से। जी, बॉर्डर जो है वो तो पंजाब जैसा ये साथ लगता है, डिफ़िकल्ट बॉर्डर है जहाँ सर्वेलेंस मुश्किल है, पेट्रोलिंग बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने मन तन लगा के वहाँ चालू किया। उनको हुर्रियत की सामने जो वो है चीज, जो आज़ादी चाहते हैं, ओपनली नहीं बोलते हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रोकना चाहूंगी उनको शुरू करके आपको रोकना चाहूंगी भट्टी साहब। एक महत्वना समाचार હાલમાં મળી રહ્યા છે કે ભારતે કરેલા હુમલામાં 325 આતંકીઓનો ખાત્મો થયો છે। તો અત્યાર સુધી જે અહેવાલ મળતા હતા કે 200 થી 300 આતંકીઓનો ખાત્મો થયો છે, પરંતુ આંકડો જે સૂત્ર તરફથી મળી રહ્યો છે 325 આતંકીઓનો ખાત્મો થયો છે। ઠાર મરાયેલા આતંકીઓમાં જે આતંકીઓનો સમાવેશ થાય છે, કુલ 325 આતંકીઓનો ખાત્મો થયા હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ભારતીય વાયુસેનાએ જે કાર્યવાહી કરી છે, પીઓકેમાં ઘૂસીને જે કાર્યવાહી કરી છે, એમાં 25 ટ્રેની આતંકવાદીઓનો ખાત્મો થયો હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। સૂત્ર પાસેથી હાલ જે માહિતી મળી રહી છે કે જે આતંકી હુમલો ભારત દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે તેમાં 325 આતંકીઓનો માનસિક ખાત્મો થયો છે। બિલકુલ, 325 આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાવી દેવામાં આવ્યો છે। ટ્રેની આતંકીઓ, પાકિસ્તાન પહેલેથી આતંકીઓને પાળતું પોષતું, અને એ તો દરેક લોકો જાણે છે। ભારતે કરેલા હુમલામાં અત્યાર સુધી 200-300 નો આંકડો હતો અન્વી, અને હવે 350 સૂત્ર પાસેથી જે માહિતી મળી છે। જી, આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે રિટાયર્ડ મહેન્દ્ર પટેલ, રિટાયર્ડ કર્નલ મહેન્દ્ર પટેલ। એ સાથે જ આપણે વાત કરીશું, ભટ્ટી સાહેબ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। ભટ્ટી जी, ये ट्रेनी आतंकवादी का खात्मा हुआ है, ट्रेनी आतंकवादी क्या होता है? देखिए, ट्रेनी आतंकवादी होते हैं जो नई भर्ती होती है जी, जो नए लोग आते हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिक्रूट्स। हमारी फौज के रिक्रूटिंग सेंटर हैं, उनको ट्रेनिंग करके सोल्जर बनाया जाता है। ये ट्रेनी आतंकवादी है जो उनको ट्रेनिंग दे करके पक्का आतंकवादी बनाया जाता है। इस ट्रेनिंग में
दो चीज होती हैं, उनको मेंटली पक्का करना, उनके सिर पे जहाज को चढ़ा देना जी। कि सैक्रिफाइस करोगे तो पूरे मिलेंगी जन्नत में, और तौर तरीके, फिजिकल फिटनेस, हथियार की ट्रेनिंग, ये चीज़ें उनको वहाँ पर ट्रेन किया जाता है। जब तैयार होते हैं तो उनको कुछ जो ऑलरेडी प्रोफेशनल होते हैं उनके साथ बांट दिया जाता है, वो ट्रेनिंग आतंकवादी होते हैं। और वो सिस्टम है उनका, पीछे डेप्थ में उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आगे भेजा जाता है, फिर लॉन्च पैड में भेजा जाता है और वहां से उनको बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। ये सिस्टम है જી આપણી સાથે રિટાયર્ડ કર્નલ પટેલ સાહેબ જોડાઈ ગયા છે। પટેલ સાહેબ, જે પ્રકારની કાર્યવાહી ભારતીય વાયુસેનાએ કરી છે, પહેલા તો આપની પ્રતિક્રિયા જાણવા માંગીશ, કારણ કે પૂરા દેશમાં આ ખુશીનો માહોલ છે અને સાથે 325 આતંકીઓનો ખાત્મો કરવામાં આવ્યો છે, હાલ જે માહિતી મળી રહી છે। ની વાત છે, દેશના માટે પર્વ જેવી વાત છે, કારણ કે પહેલી વખતે 1971ની લડાઈ પછી લાઇન ઓફ કંટ્રોલ ક્રોસ કરીને આટલી મોટી ક્ષમતા સાથે 12 એરક્રાફ્ટ મિરાજ 2000 ઇમ્પ્રુવડ વર્ઝન, જેની મલ્ટી પેનિટ્રેશન કેપેબિલિટી છે, એ અંદર જઈ અને પહેલી વખત નોન મિલિટરી ટાર્ગેટ ઉપર બહુ જ એહતિયાતથી અને બહુ જ ઇન્ટેલિજન્સથી અટેક કરવામાં આવ્યો છે। અને એ અટેકમાં આપણે 325 મિલિટન્ટ્સનો જે ખાત્મો કર્યો છે, આપણે પાસ્ટમાં જોઈએ છે પુલવામા હમલા પછી પણ જે એક્ટિવિટી થઈ એમાં આપણા 40 શહીદો થયા। એના પછી પણ જ્યારે જ્યારે એક આતંકવાદી 3 આતંકવાદી મળતા હતા, સામે ભારતની સેનાના મિનિમમ એક ઓફિસર અને બે સૈનિકો શહીદ થતા હતા। આ વખતે બિલકુલ કેઝ્યુઅલિટી વગર પૂરા દેશની ઈચ્છાને માન આપી અને નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝરની અધ્યક્ષતામાં ઓપરેશન રાખી અને જે કરવામાં આવ્યું, અને પાકિસ્તાન પ્રિપેર્ડ આર્મી હતી, એ બોર્ડર્સ ઉપર ડિપ્લોયડ હતી, છતાં પણ રડાર ક્ષમતા એમની રડાર ક્ષમતાની માં આવ્યા સિવાય આપણે ડિટેક્ટ થયા વગર ત્યાં ગયા અને 325ની કેઝ્યુઅલિટી કરી। અને સાથે સાથે આનો પ્રૂફ પણ આપણી પાસે આપણે વિડીયો લઈને આવવું એ બહુ જ વિશ્વાસની વાત છે, બહુ જ આપણી કેપેબિલિટી છે। અને આ નવી ટાઈપનો વોર છે, જેમાં અત્યાર સુધી આપણા એરિયામાં પાકિસ્તાન યુદ્ધભૂમિ બનાવતું હતું, હવે આપણે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરમાં જઈને સંદેશ આપવામાં આવે છે કે જો તમે વોર અમારી તરફ, અમારી જે પ્રોક્સી વોર કરી રહ્યા છે, તો હવે અમે લડાઈ આપના એરિયામાં લઈને તમને બ્લીડ કરીશું, તમને એવી ઈજા પહોંચાડશું કે તમે સામનો કરી શકશો નહીં, અને તમારો જે આતંકવાદીઓને સપોર્ટ કરવાનો જે કેમ્પ છે અને એ બધું છે એ તમારે બંધ કરવા સિવાય કંઈ છૂટકો નથી। जी भट्टी साहब, जो आंक आ रहे 325 आतंकी टेररिस्ट को हमने ढेर किया है, खात्मा किया उनका, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो फिगर बोलते हैं हम 325, 200, 300, एक 325 जो फिगर आई है, अगर ये सच है, बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट फिगर पे पहुंचना इतना जल्दी, लेकिन अगर ये सच है तो मैं अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ग्राउंड इंटेलिजेंस, एयर सर्वेलेंस या हमारी इंटरनेशनली जो कोऑपरेशन है वो एक्सेलेंट है जी। ये एक बधाई पात्र है अगर ये सच है तो। जी, महत्वना समाचार पर नजर। पाकिस्तानी संसद में इमरान खान नामनी पस्ताड़, पाकिस्तान में इमरजन्सी जेवी स्थिति, હિના રબ્બાનીનું આ નિવેદન આવ્યું છે। પાકિસ્તાનમાં ઇમરજન્સી જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ છે। સંસદમાં હિના રબ્બાની ઇમરાન ખાનને ભાંડ્યા છે। પાકિસ્તાનમાં ઇમરાન ખાનને ભાંડવામાં આવ્યા છે। પાકિસ્તાની સંસદમાં ઇમરાન સરકાર પર પસ્તાળ પડી છે। પાકિસ્તાની સાંસદોએ તેનો બહિષ્કાર કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે। ઓઆઈસીમાં વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજને બોલાવવામાં આવ્યું છે। એક તરફ પાકિસ્તાનમાં ઇમરજન્સી જેવી સ્થિતિ, હિના રબ્બાનીએ કહ્યું છે ઇમરાન ખાન મુર્દાબાદના તો નારા લાગ્યા હતા, પાકિસ્તાન શેમ શેમના પણ નારા ही લાગ્યા છે। તો જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે અને પાકિસ્તાનમાં જે પરિસ્થિતિ, સંસદમાં પણ હવે તેમને લઈને જ ઇમરાન ખાન શેમ શેમના નારા लाग्या છે। भट्टी साहब जी, क्या कहेंगे आप? यस, एक बहुत अच्छी खबर है। उनकी एक्शन से जब उन्होंने ये बस को उड़ाया, उसका हमारे अंदर क्या रिएक्शन हुआ, हम एक मुठ हो गए और खड़े हो गए मोदी जी के पीछे और अपनी फौज के पीछे। वहां पर हीना रब्बानी जी जो हैं, ये पहले एक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होते थे
वो बड़ी एक अच्छी लेडी हैं, उनकी एक एफर्ट थी इंडिया के साथ मिल के चलने की, जो नाकामयाब हुई थी। उनको आगे किसी ने चलने नहीं दिया था। उसने इंडिया में भी बहुत सारी विजिट की थी। अभी जो उन्होंने एक प्रस्ताव खड़ा किया है, उसका मतलब ये है कि उनकी पब्लिक या अपोजिशन पार्टी वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, वो जो अपोजिशन पार्टी जो है स्ट्रॉन्ग, वो कहाँ की है? वो पंजाब की है, मुस्लिम लीग। और वो जो पंजाब जो है पाकिस्तान का, वो टोटल पाकिस्तान है। बाकी जो है वो फ्रिंज है, इधर उधर के। सब ताकत जो है पंजाब में है, फाइनेंशियल, फिजिकल, सब कुछ जो भी है। फौज जो है 80% जो है पंजाबी है उनकी फौज में। तो इसकी वजह से हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है। और अगेन मैं अपने जो एजेंसीज हैं बाहर जो काम करते हैं, या अजीत डोवाल साहब को ये सेरा जाएगा अगर उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है कि ये होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि ऐसा प्लानिंग जो है ये ताली के बराबर है। 12 दिनों में पुलवामा का हिसाब जो दे दिया। बिल्कुल બિલકુલ બિલકુલ પટેલ સાહેબ, જે આંકડો આવી રહ્યો છે 325 આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાયો છે, ત્યાર સુધી જે આંકડો મળતો હતો 200-300 આતંકીઓ, પરંતુ આ જે આંક મળી રહ્યો છે સૂત્ર પાસેથી, ભારતીયોને અને ભારતીય સેનાને આ મોટી સફળતા કહી શકાય। यस, ये मोटी जो उनको सक्सेस है જી और उस सक्सेस का कारण है, वो सक्सेस का कारण है सरप्राइज किया हमने। जी बिल्कुल। हमारे साथ पटेल साहब भी जुड़े, उनसे भी यही सवाल पूछा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो सक्सेस है, ये एक पहली बात यह है कि टोटल सरप्राइज वो इतनी डेप्थ में हुई खैबर पख्तूनवा तक कि वो वहाँ शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो उनके फॉरवर्ड कैंप्स हैं, मेरी समझ के मुताबिक वो उन्होंने विकेट कर दिए होंगे, वहाँ पर कोई नहीं होगा। जी उन्होंने जो वहाँ फॉरवर्ड में थे उनको भी पीछे खींच लिया होगा। वहाँ पर शायद सिर्फ रिक्रूट ही नहीं थे, उनमें ट्रेंड भी जो थे वो वहाँ तक पहुँच चुके तो बिल्कुल थे। अब तो ये देखना भी जरूरी रहेगा कि पाकिस्तान अब क्या एक्शन लेता है। अनवी આગળ શું જી જી આપણે પૂછીશું, આપણા સાથે કર્નલ સાહેબ જોડાયેલા છે, મહેન્દ્ર પટેલ। પટેલ સાહેબ, તમને પૂછવા માંગીશ, જે આંકડો આવી રહ્યો છે 325 આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાવી દીધો છે ભારતીય વાયુસેનાએ, આ ભારતવાસીઓ માટે અને ભારતીય વાયુસેના માટે કેટલી મોટી સફળતા કહી શકાય? આ બહુ હરખની વાત છે। 325નો જે આંકડો છે એ જે પુલવામા અટેક હતો એના કરતો 10 ગણો વધારે છે, અને એ આપણું મોરલ વધારી રહ્યો છે આ આંકડો। અને આ જે આંકડા છે એ બિલકુલ વિશ્વસનીય છે, કારણ કે આજની તારીખમાં જે આપણી પાસે ટેકનોલોજી છે, આતંકવાદીઓનું લોકેશન છે, મૂવમેન્ટ છે, દેશની ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ છે, એ નવા ભારતની સોચ સાથે છે। અને એ આંકડા ઉપર ભારતની જનતાને કોઈ સવાલ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે 2016માં પણ જે વખતે આપણે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી હતી એ વખતે પાકિસ્તાને ટોટલ ડિનાયલ મોડમાં હતું। આ વખતે પાકિસ્તાને સ્વીકાર પણ કર્યું છે, પરંતુ આડકતરી રીતે સ્વીકાર કર્યું છે કે આપણે એરક્રાફ્ટ ગયા અને એમને એને ખદેડીને મોકલ્યા। પરંતુ આપણે જે પછી જે ન્યૂઝ આવે એમાં જાણવા મળ્યું, અને આ અટેક જે છે એ બિલકુલ સક્સેસફુલ Within 2-3 days after the Pulwama blast, I welcome this step that has been taken. It is a right step which has been taken by the government. We stand with the government on this issue. And secondly, Article 51 of UN Charter gives us the right to act in self-defense. And the modern interpretation of Article 51 is that if a country is not able to stop non-state actors, then ક્ષમતા છે, અને આ ક્ષમતા વારંવાર રિપીટ કરી શકાય એવી કેપેબિલિટી છે। बिल्कुल। भट्टी साहब जी, ओवैसी ने कहा कि भारत की कार्रवाई से वो तो खुश है, और उन्होंने बोला कि मुझे और पहले इस कार्रवाई की मतलब मैं इच्छा रखता था कि इससे पहले भी कार्रवाई की जा सकती थी। यस, मैं थोड़ी देर पहले यही बोला था बिल्कुल कि एक टाइम है कंट्री को यूनाइट होने का। मैंने एडवाइस की थी, एक रिक्वेस्ट की थी अपनी जो दूसरी पॉपुलेशन है नॉन मुस्लिम को, कि मुस्लिम को टारगेट मत बनाना। जी मुस्लिम को मैंने ये चाहता था
कि वो सामने आए और अपने मुंह से पूरे कंट्री के साथ खड़े हुए ताकि हमारी ताकत बढ़े। अवैसी जी ने बहुत अच्छा किया, जी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने लीडरशिप दी, वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। मैं चाहूँगा कि बाकी भी जो मुस्लिम जी। पॉपुलेशन है इंडिया की, उनके साथ ऐसे ही खड़े हुए और ऐसे शब्द बोलें ताकि हमारा मनोबल बढ़े जी। और हमारी ताकत बढ़े। બિલકુલ અત્યારે ભારતીય વાયુસેનાનું મનોબળ તો વધ્યું જ છે અને સાથે સાથે અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ પણ આવી રહી છે. આપણે આગળ વધીશું, મહાનુભાવો સાથે ચર્ચા કરીશું, પરંતુ એ પહેલા હાલ રોકાઈશું નાનકડા બ્રેક માટે.